हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 17 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सूरज के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे छिपने की कगार पर था। हालांकि अभी शाम के 6 भी नहीं बजे थे, मगर दिसंबर के महीने की शुरुआत होते ही दिन काफी छोटे होने लगे थे। माया और उसकी माँ इस दौरान एक टैक्सी से दिल्ली के आउटर एरिया की तरफ जा रही थी। आज वे दोनों घर पर रुद्र की दादी माँ से काम होने का बोलकर निकली थी, तो वहीं माया का पति सुहास मुंबई चला गया था। माया को वैसे भी अब उससे उतना मतलब नहीं रहा था, और शायद इसकी वजह ये थी कि सुहास का दिमाग इन कामों में कभी नहीं चलता था। वो शायद ढंग से जालसाजी नहीं कर पाता था। उसने शादी भी उससे इसीलिए की थी कि ताकि रुद्र उसे गिफ्ट में 4 BHK फ्लैट, एक मर्सिडीज और डायमंड नेकलेस दे, जो कि उसने रुद्र से डिमांड की थी, और रुद्र ने बिना ज़्यादा सोचे उसे ये सब दे दिया था, क्योंकि वो उसे अपनी सगी बहन के जैसा मानता था। उसने शादी भी रुद्र से ये सब हड़पने के लिए ही की थी। जल्दबाजी में शादी करने के चलते उसे सुहास जैसा लड़कीबाज और पियक्कड़ पति मिला था। हालांकि जिस तरह के लक्षण माया के थे, उनके हिसाब से उसे सुहास से बेहतर लड़का तो किसी भी हाल में नहीं मिलता, और यही वजह थी कि उसकी माँ ने उसे उसके लिए सिलेक्ट कर लिया था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि माया को उसके टुकड़ों पर पलने वाले पति की ज़रूरत थी, जिसे चंद रुपए दे दिए जाए तो वो फिर बाहर आकर एंजॉय ना कर सके, ना ही उसके कारनामों पर अंगुली उठाए। खैर फिलहाल माया के दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि सुहास कैसा है, बल्कि वो ये सोच रही थी कि क्या अब वे सब मिलकर अदिति और रुद्र को अलग करने के प्लान पर अच्छे से काम कर सकेंगे। इधर जहां उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माया की माँ का ध्यान आगे सड़क पर था। वे अब दिल्ली से आउटर एरिया में आ चुके थे, जहां दूर दूर लोगों के घर और फार्म हाउस थे। कुछ ही देर में जैसे ही माया की माँ को पता चला कि जहां उन्हें टैक्सी रुकवानी है वो घर आ गया है, तो उसने तुरंत कहा, भैया गाड़ी रोको। यहीं पर है क्या बहन जी? टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा। जी भैया, माया ने कहा, जिसके बाद उसने उस घर के आगे गाड़ी को रोक दिया। माया की माँ ने किराया दिया, तो वहीं उसने घर के मुख्य दरवाजे की बेल बजाई। एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने दरवाजा खोला। मॉम आओ। हाँ आ रही हूँ। उसकी माँ जल्दी से उतरकर घर के अंदर आई। उसके बाद उसने चलते हुए ही अपने पर्स को खोला और मेकअप किट को निकाला। वो उसकी तरफ देखते हुए लिविंग रूम पहुंच गई, जहां उसकी माँ ने हैंड मिरर में अपने खुद के चेहरे को देखते हुए अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई। उसके बाद उसने एक बड़ी सी गोल बिंदिया निकाली, जिसे उसने माथे पर चिपकाया, और सिंदूर लेकर मिरर में देखते हुए उसने मांग भर ली। माया तब तक सीढ़ियों की तरफ पहुंच चुकी थी, तो वहीं उसकी माँ ने एक तरफ होकर ये सब जल्दी जल्दी किया, और उसके बाद सारा सामान बैग में फिर से डाल दिया। विराज, विराज भैया, माया ने आवाज दी। ऊपर आ जाओ। ऊपर से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई आई। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। इस दौरान उसके पीछे पीछे दबे पांव अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उसकी माँ भी सीढ़ियों से चढ़ने लगी। उसकी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट उस वक्त देखने लायक थी। भले ही उसका मेकअप उसकी माँ की उम्र के हिसाब से किसी भी एंगल से सूट नहीं कर रहा था। ऊपर से ना ही उसके झुर्रीदार होठों पर लिपस्टिक सूट कर रही थी, मगर फिर भी वो बन ठन कर ऊपर पहुंची। सीढ़ियों से होकर माया के पीछे वो भी उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर तक आ गई थी। वो आवाज ऊपर के लिविंग रूम के ठीक सामने वाले कमरे से आई थी, जिसके अंदर से अब भी वैशाखी की जमीन पर टिकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंगड़ा आदमी कमरे में चल रहा है। तभी माया ने धक्का देकर कमरे को खोला। उसके ठीक सामने सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र यही कोई 60 से 65 साल की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी खिड़की के बाहर की तरफ देख रहा था। वो नौजवान था, उसकी उम्र लगभग 33 साल की थी। हालांकि उसने दरवाजे की तरफ पीठ कर रखी थी। वो बैसाखी के सहारे खड़ा था और हाथ में उसके एक शराब का गिलास था। हालांकि माया ने वो नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो उस बूढ़े की तरफ दौड़कर गई। पापा, आई मिस यू सो मच, आई रियली मिस यू। माया ने दौड़कर अपने पापा को गले से लगा लिया, जिसके बाद उसने भी उसे गले से लगा लिया। उसने अपने पापा के गाल पर किस किया और बोली,
आई रियली मिस यू पापा, मी टू बेटा, उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे पर बेशुमार प्यार लुटा रहे थे। इसी दौरान माया की माँ भी उनके पीछे आ गई। पापा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ओ नयनतारा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ जी। नयनतारा ने उसके पापा के पैर छुए और उसके बाद उसने उसे गले से लगा लिया। आज भी मोम, आपका और पापा का प्यार उतना ही गहरा है। देखो कितने सालों से अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, बावजूद इसके कितना लगाव है उनको। सच में ये परफेक्ट कपल है ना विराज भैया? माया ने जैसे ही उस बेशकी के सहारे दारू पी रहे आदमी से कहा, लेकिन वो गुस्से के मारे लाल हो गया। उसने क्रोधित होकर कांच के गिलास को फेंकते हुए कहा, जस्ट सेट अप विराज भैया। अरे काहे का भैया? खुद तुम दोनों उस आलीशान घर में रहती हो और हमें हमें इस घर में रहना पड़ता है। और आखिर क्यों? तुम दोनों की वजह से। कोई काम तुम दोनों ढंग से नहीं कर सकती हो। उसने क्रोधित होकर जोर से गिलास उसकी माँ की तरफ फेंका तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये क्या तरीका है विराज तुम्हारा? भला इस तरह से कैसे तुम अपनी माँ के साथ बिहेव कर सकते हो? और ये तुम्हारी सगी बहन है। माया के पापा ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ तो मैं क्या करूँ? गुस्सा ना करूँ तो? इन लोगों से कोई काम भी तो नहीं होता है ना ढंग से। देखो, तुम किंग हो तो अपनी जगह, हम भी कम नहीं है। खुद को किंग बुलवाना तो तुम्हें बड़ा पसंद है। अगर तुम इतने ही अच्छे हो प्लान्स बनाने में, तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया कोई प्लान? उसकी माँ ने भी उसकी बातों का जवाब दिया। है क्या कहा? डोंट क्रॉस योर लिमिट मॉम। मैं बाकियों के जैसा बेटा नहीं हूँ, ये अच्छे से जान लो। मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू नो मी वेरी वेल। हाँ तो क्या करेगा तू? जान से ही मारेगा ना? तो ठीक है, मार दे। अरे तूने कौन सा अच्छा प्लान बना लिया था जो हम पर गुस्सा कर रहा है? तेरे भी तो सारे प्लान्स फेल हुए हैं ना रुद्र को बर्बाद करने के। उसकी माँ क्रोधित होकर बोली तो वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मतलब खुद का प्लान सक्सेसफुल ना हो तो आप एक्सक्यूज देने लग जाओगी। वाह कमाल है। शायद तुम लोग उस रहीश के साथ जिंदगी जीते जीते भूल गए होगी कभी इस तरह के घर में रहना कितना मुश्किल होता है। करोड़ों रुपयों की गाड़ी में घूमने की आदत जो लग गई है अब। पापा, मैं सही कह रहा हूँ ना? यह सब बहुत डिफेंसिव हो गई है। इनको अब वो लाइफ स्टाइल खो देने का डर लगता है, तभी ये कभी अपने प्लान पर उतना जोर नहीं देती है। उसने दांतों को पीसते हुए कहा। क्या कहा भैया? हैं? आप इस तरह के इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते हैं। अरे चुप करो, चुप हो जाओ सब। अगर हम अब तक इस तरह के हालातों से लड़ रहे हैं तो इसके पीछे की वजह है कि हम हर मुश्किल परिस्थिति में सदा एक रहे हैं। उसके पापा ने उन सबको चुप करते हुए गुस्से में कहा। तभी विराज उदास हो गया। कैसे चुप हो जाऊं पापा? 7 साल पहले, हाँ, पूरे 7 साल बीत गए हैं उन बातों को, लेकिन अब तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। मुझे वो सब याद है जब उस कमीने की फैक्ट्री में हमने आग लगा दी थी और जब सब धू धू कर कर जल रहा था तो उस रुद्र ने अदिति को मदद के लिए भेजा था। तो रास्ते में जब मैंने अदिति को रोकने की कोशिश की तो वो रुकी नहीं, उल्टा उस कमीने ने मेरी टांग तोड़ दी थी। तब से मैं बेशकी के सहारे घूम रहा हूँ। मैं उसे रोकने में भी सफल नहीं हो सका था। उस दिन मैं उसके साथ उस खेत में उसका रेप करके उस हाल में छोड़ना चाहता था जिसके बाद वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन हुआ क्या? मेरा प्लान फेल हो गया। वो कमीनी मेरे हाथों से निकल भागी। इस दौरान उस रोज उसने मेरे पैर पर पास पड़े पत्थर से इतने वार किए थे कि मैं बेहोश हो गया था और मेरे पैर की नसें इतनी जख्मी हो गई थी कि उसके बाद मैं अपंग हो गया। और फिर आप लोगों ने रुद्र के पापा को मारा, उसे फांसी पर लटकाया, फेंक सुसाइड नोट लिखा जिसे रुद्र ने पढ़कर अदिति को ही दोषी माना। सब मेरे हिसाब से ही हो रहा था। सब वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया। अदिति की जिंदगी डामाडोल हो गई। उसके बाप को आपने उस दिन जख्मी कर दिया जो एकमात्र रुद्र के पिताजी को मारने का साक्षी था। जख्मी होने के बाद वो कोमा में चला गया और फिर लकवाग्रस्त करने पर भी मैंने अहम भूमिका निभाई। हमने उन्हें बर्बाद करने में क्या से क्या नहीं किया पापा, लेकिन वो फिर उभरे। अदिति के मामा की मदद से उसने बिजनेस को सेट किया और उस कमीने रुद्र के तो खून में ही बिलियनियर बनना लिखा था। उसने मेहनत की। हमारी सारी साजिशें तब धरी की धरी रह गई जब उसने अदिति से नफरत करने और सिजोफ्रेनिया का शिकार होने के बावजूद भी
मात्र 21 ईयर की एज में ही सिल्वर लाइन को लॉन्च किया था। और फिर जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, सब प्लान तो जैसे तुम्हारे ही थे। तू खुद को समझता क्या है विराज, उसकी माँ ने क्रोधित होकर कहा। आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। ये लिपस्टिक और मांग वगैरह भरने की जगह अगर दिमाग लगाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। आपकी ही खामियों की वजह से मैं अपंग हो गया। आपकी ही वजह से हमें रुद्र के बाप को मारना पड़ा था। सब आपकी वजह से ही हुआ है, उसने जोर से कहा। चुप करो, अतीत में जो हुआ उसको कोसने से अब कुछ नहीं होगा। तुम ये बात जान लो, सांप के निकल जाने पर लाठी नहीं पीटा करते बेटा, उसके पापा ने उसे समझाया, जिसके बाद वो शांत हो गया। तभी माया बोली, भैया आप चाहे तो मोम और मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भूलिए मत मोम ने भी तो अपना आइडिया लगाया था उस दिन जब वो मेरे साथ रुद्र को भी उस बर्थडे पार्टी में लेकर गई थी जिसमें अदिति भी आई थी। उसके बाद मोम ने उन दोनों को स्मार्टली वो ड्रिंक पिलाई थी जिसमें सेक्स हार्मोन्स एक्टिव होने की दवाई मिलाई गई थी। वो ड्रिंक नशीली भी बहुत थी। अदिति को जहाँ उसकी दोस्त के थ्रू ड्रिंक देने के लिए मैंने मनाया था, मैंने उसे पैसे दिए थे, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उन दोनों को आपस में स्मार्टली मिलवाया था। आपको ये सब पता भी नहीं था, हमने तो इतना बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन उसका क्रेडिट तो कभी दिया ही नहीं गया हमें। हमारे प्लान के बाद ही वो दोनों उस रोज एक हो गए थे और फिर अदिति का प्रेग्नेंट होना, ये सब भी तो हमारे प्लान का ही हिस्सा था ना। उसकी जिंदगी की तकलीफें बढ़ाने में मैंने और मोम ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते हम पर, माया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, तो फिर उस रोज अगस्त्या को जब मैं नर्स को पैसे देकर चुरा कर लेकर आया था एम्स से, तो तुम लोगों ने उसे जान से मारने की बजाय उसे उस डस्टबिन में क्यों फेंका? शाला वो रुद्र, मोम तुम्हारी आंखों के सामने ही उसे डस्टबिन से उठाकर ले आया था। और हमारी किस्मत साली ये भी तो कितनी बेकार थी ना, जो अगस्त्या किसी और के हाथ लगने या मरने की बजाय रुद्र को ही मिला। उसने दांतों को पीसते हुए कहा। इस दौरान वो गुस्से के मारे लाल हो चुका था, क्योंकि उसके हर दांव उल्टे पड़े थे, और वो भी हर बार। फिर चाहे कोइंसिडेंस की वजह से भी क्यों न हो, उन्होंने अदिति और रुद्र की जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन हर बार भगवान उन दोनों को एक कर देता था। ये भी एक ताजुब की बात थी कि उस दिन रुद्र और अदिति को ही उन दोनों ने एक करने का सोचा था, ताकि रुद्र को वो काला दिन भी याद आता रहे। यही तो वजह थी कि जिसकी वजह से रुद्र को सिजोफ्रेनिया के दौरे और ज़्यादा भयानक पड़ने लगे थे, क्योंकि वो अदिति से प्यार करता था और उसे ढंग से याद नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो फिजिकल हुआ था वो कौन थी। यही वजह थी कि आज भी जब वो अदिति के पास कभी जाता था तो उसे वो दिन याद आ जाता था, और वो खुद को कोसता था कि जिस लड़की से उसने सेक्स किया था वो अदिति नहीं थी, जिसके चलते उसने अदिति को खुद से दूर कर दिया था। हालांकि मजाक में भले ही उसने उसे परेशान किया था, यही नहीं, अदिति तो उस दिन को आज तक नहीं भूल सकी थी। उसे लगता है वो किसी और के साथ फिजिकल हुई थी और अगस्त्या किसी और का बेटा है, लेकिन ये भी एक किस्मत की बात थी कि अगस्त्या उन दोनों का ही बेटा था, जो अदिति के पास से रुद्र के पास पहुंच गया। और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी वहां इतनी ज़्यादा थी कि उसे उसके घर से उठाना नामुमकिन था, और अगर ऐसा किया जाता तो उसका मतलब साफ था कि रुद्र की क्षमताओं को चैलेंज करना वो सारे शहर की पुलिस को चक्कर लगाने पर मजबूर कर देता। यही वजह थी कि उसके बाद अगस्त्या को उस घर से उठाने के बारे में नहीं सोचा गया था। हालांकि जिस मकसद से वो सब कामयाब होने चाहते थे कि अगस्त्या को चोरी कर लेने के बाद अदिति टूट जाएगी, वो ऐसा करने में सफल जरूर हो गए थे, लेकिन उसके बाद उसे उसके घर वालों ने संभाल लिया। उस रोज उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस को भी माया की माँ ने घूस खिलाई थी, और फिर उन्होंने ये कहते हुए उन्हें धुतकार दिया था कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। ऊपर से बच्चा एक ही दिन का था, तो वो कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। इधर दूसरी तरफ रुद्र को अगस्त्या उस दिन इसलिए मिल गया था कि क्योंकि रुद्र अपनी ऑफिस से शाम को वापस आ रहा था। इसी दौरान उसे हॉस्पिटल के पास पड़े डस्टबिन में से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तुरंत उसे उठा लाया था।
उसने भी रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन तब तक अदिति और उसकी फैमिली वापस लखनऊ आ चुकी थी। उसे एम्स में भर्ती इसलिए करवाया गया था क्योंकि उसकी डिलीवरी बहुत क्रिटिकल थी। अदिति के बच्चा खो देने के बाद उसने भले ही अपनी फैमिली पर उस बच्चे को ढूंढने के लिए दबाव बनाया था, मगर उसकी बुआ ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि अच्छा ही हुआ जो उस बच्चे से पिंड छूटा। हालांकि उन्हें इतना परेशान करने के पीछे कोई साजिश हो सकती है, इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वे सब कुछ देर के लिए चुप थे। तभी उसकी माँ बोली, मानती हूँ विराज, मैं या माया अपने नए प्लान्स में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, तो कभी मौके पर हम संभल नहीं पाए। तुम इस तरह से बिहेव करके मेरे सेक्रीफाइस को कम नहीं आंक सकते हो। मैंने और तुम्हारे बाप ने गरीबी में जिंदगी जी है। मैं खूबसूरत थी और इसका फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि मैं तुम्हें उनके साथ छोड़ूंगी और माया को अपने साथ लेकर आऊंगी। यह कहकर कि तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ दिया है और अब हमारा कोई सहारा नहीं है। तभी तो एक खूबसूरत औरत पर रुद्र के बाप का दिल फिसला और वो मेरे साथ शादी करने को राजी हो गया था। भले ही वो फेंक शादी थी, लेकिन करने का रिस्क तो ले ही लिया था ना हमने। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे बाप से तलाक लिया था और रुद्र के साथ शारीरिक संबंध भी इसीलिए बनाए थे क्योंकि मैं और गरीबी भी जीते हुए नहीं देख सकती थी। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम दोनों को बेहतर जिंदगी दे सकूं। मौका देखकर मैं रुद्र के बाप की सारी जायदाद मेरे नाम करवा सकूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो तो रुद्र को ही पसंद करता था। रुद्र, वो लड़का जिसने मुझे खुद जितना परेशान किया उससे कई ज्यादा तो मुझे मेरी किस्मत ने परेशान किया है। हर बार मेरे दांव उल्टे पड़े हैं, चाहे फिर अदिति को और रुद्र को एक बार फिर से मिलवाने का रिस्क लेना हो। मैंने ये भी इसीलिए किया क्योंकि उन दोनों के मिल जाने के बाद मैंने सोचा था रुद्र बदला लेगा और उसके बाद अपने ही हाथों वो अपने प्यार का गला घोट देगा। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ उल्टा हुआ। उस कमीने ने शादी कर ली और अब वो दोनों महादेव बनकर हमारे सर पर तांडव कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब अपनी आंखों के सामने देखना मेरे लिए आसान है? नहीं, कभी नहीं। उसकी माँ ने भी क्रोधित होकर कहा, हाँ भैया, हम दोनों के लिए इतना आसान नहीं है। अविनाश भी अब हमारी उतनी मदद नहीं कर पा रहा है। उसको भी रुद्र ने अब अपने साथ लखनऊ लेकर जाने से मना कर दिया है। अब तो बस एक ही उपाय है, उन दोनों को अलग करने का। माया ने निराश होकर कहा, और वो कौन सा है? यही कि हमें कैसे भी करके रुद्र तक अदिति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पहुंचानी है, जिसे देखने के बाद वो उसे घर से निकाल देगा और तलाक दे देगा। उसके बाद वो जो हमने सोच रखा है वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसका दिल टूट जाएगा। हो सकता है उसके शिजोफ्रेनिया के दौरे फिर से शुरू हो जाए और फिर वही वक्त होगा जब हम रुद्र की संपत्ति को हत्या सकेंगे। माया की माँ ने कहा, वाह, आइडिया तो गजब है आप सबका, लेकिन ये काम करेगा कौन? अगर डायरेक्टली हमने रिपोर्ट दी तो निश्चिंत है रुद्र सर को शक हो जाएगा कि आप दोनों उन्हें अलग करना चाहते हैं। अविनाश ने पीछे से कहा, आओ अविनाश आओ, भला ये भी कोई वक्त है? विराज ने क्रोधित होते हुए कहा, आई एम सॉरी किंग, रियली सॉरी। वो आज सर ने मुझे देर से छोड़ा था, सो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि रुद्र के पास कैसे रिपोर्ट पहुंचाई जाए जिससे सिर्फ रुद्र ही उसको पढ़े? माया के पापा ने पूछा। हाँ, हम पोस्टमैन या कुरियर के थ्रू रिपोर्ट भेज सकते हैं रुद्र सर को, अविनाश ने कहा। और अगर किसी और ने पढ़ी तो? क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी रीजन के चलते किसी भी पोस्ट को पढ़ने से पहले घर में नौकर देखे उसे। इसका भी तो हमारे पास एक आइडिया है, क्या बताता हूँ? वो बताने लगा तभी उसका फोन बजा। उसके घर से फोन आ रहा था, उसकी वाइफ उसे फोन कर रही थी। हेलो सीमा, उसने मुस्कुराकर कॉल पिक किया। वो बुरी तरह से खांस रही थी। क्या हुआ सीमा तुम्हें? बोलो। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाइए, उसने खांसते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उसने इतना कहा और उसके बाद फोन कट कर दिया। किंग, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मैं आइडिया व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर रहा हूँ, बाय। उसने जल्दी से फोन को अपनी जेब में डाला और उसके बाद वो दौड़कर बाहर निकल आया। अरे पर रुको तो, माया ने पीछे से उसे आवाज दी, लेकिन वो एक पल भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ा।
वो तेज दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गया तो वहीं दूसरी तरफ माया और बाकी के लोग अब भी सोच रहे थे कि रुद्र को बिना इस बात का पता लगाए कुरियर या पोस्ट उसके पास ही कैसे पहुंचाई जाए। हालांकि उसके नाम की पोस्ट कोई और रीड नहीं करता था, मगर कोई भी सामान, फिर चाहे गिफ्ट भी क्यों ना आता हो, उसके पास जाने से पहले उसे चेक किया जाता था। ऐसे में हो सकता हो पोस्ट को भी रूबल पहले चेक करे या फिर कोई और। ऐसे में अगर रूबल ने पोस्ट को चेक किया तो हो सकता है वो उस पोस्ट को छिपा ले, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि उस रिपोर्ट की वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए। अविनाश अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। ट्रैफिक होने के चलते वो करीब 1 घंटे के बाद अपनी कॉलोनी तक पहुंचा था। अभी उसका घर कुछ मीटर ही दूरी पर था। माया लगातार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उसे कॉल पिक नहीं किया था। उसे अपनी वाइफ की चिंता सता रही थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी तबीयत में गिरावट आ रही थी और यही वजह थी कि उसने एक फैमिली डॉक्टर से उसे अच्छे से देखभाल के लिए बोल रखा था, जो उसे बराबर दवाइयाँ दे रहा था, लेकिन उसकी तबीयत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा था। रुद्र की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद से उसके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी मुश्किल से सुधरी थी और अब उसे फिर से अपनी आर्थिक तंगी का डर सता रहा था। हालांकि माया उसे रुद्र की इन्फॉर्मेशन देने के बदले में अच्छे पैसे देती थी, लेकिन फिलहाल माया भी उससे गुस्सा थी। वो उसे कॉल पर कॉल कर रही थी। इधर दूसरी तरफ अविनाश ने अपनी वाइफ को कॉल लगाया, लेकिन उसने उसका कॉल पिक नहीं किया। कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ गया। इस दौरान अपने फ्लैट की तरफ जाते समय उसके दिमाग में बस यही सवाल था कि उसकी वाइफ किस हाल में होगी। उसने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला और जोर से आवाज दी, दिव्या, ओ दिव्या, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। दिव्या, उसने एक बार फिर से आवाज दी, लेकिन सामने से उसकी वाइफ का कोई जवाब नहीं आया। घर में उसके चलने की वजह से कदमों की आहट हो रही थी। तभी उसने फिर से आवाज दी, दिव्या। वो इतना बोलकर उसके लिविंग रूम में पहुंचा, जहां उसे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी। वो लगातार कॉल भी कर रहा था। ऐसे में उसके फोन के घनघनाने की आवाज उसके कमरे से में ही आ रही थी। वो तुरंत बेडरूम में पहुंचा, जहां उसे उसका फोन तो मिल गया, लेकिन वो नहीं मिली दिव्या। वो इतना बोलकर मुड़ा ही था कि तभी उसकी नजर कमरे में बिखरे खून पर पड़ी, जिसे देखकर उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। वो खून बदबू मार रहा था। खून के साथ ही वहां उल्टी की हुई थी। वो तुरंत दौड़कर वॉशरूम की तरफ गया, क्योंकि अचानक से ही उसे दिव्या के खांसने की आवाज आ रही थी। दिव्या, वो दौड़कर वॉशरूम की तरफ पहुंचा तो उसने देखा वो नीचे पड़ी थी और बुरी तरह से कांप रही थी। उसको खांसी के साथ उल्टियां भी हो रही थी। खून उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। दिव्या, व्हाट हैपेंड? वो मैं नहीं बचूंगी। एवी, नहीं बचूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? बस थोड़ा सा ही तो खून आ रहा है मुंह से। उसने भले ही ये बात कह दी थी, लेकिन अपनी वाइफ की हालत देखकर उसके हाथ पैर फूल गए थे। इस दौरान वो कांप रहा था, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। वो, मुझे दर्द हो रहा है अजीब सा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये सोचकर कि तुम सैड हो जाओगे एवी। यू डोंट नो, मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती है। आर यू मैड? नहीं, वो अब मेरे बचने के चांसेस नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। और जिस फैमिली डॉक्टर से तुम दिखा रही हो, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, उसने क्रोधित होकर कहा। इस दौरान अविनाश के भी हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे जिस चीज का डर लग रहा था, शायद उसकी वाइफ को वही बीमारी हुई थी। उसने पिछले कुछ मंथ से नोटिस किया था, जहां पहले उसकी वाइफ को स्लीवलेस ब्लाउज पहनने का शौक था, अक्सर वही वो वियर करते आ रही थी, वही अब वो लॉन्ग स्लीव वाले ब्लाउज पहनने लगी थी। यही नहीं, वो बीमार रहने लगी थी। इस वजह से वो कभी फिजिकल भी नहीं हुआ था। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात की, उसकी वाइफ छोटे छोटे काम भी अब करने में एबल नहीं हो पाती थी। उसकी तबीयत और वजन में लगातार गिरावट आ रही थी और यही चीज उसे डरा रही थी। जब वो उसके पहले कई बार पूछता कि तुम स्लीवलेस ब्लाउज क्यों नहीं पहनती हो, उसका जवाब यही होता था, बस ऐसे ही। लेकिन अविनाश, जिसने पहले उसकी बीमारी को लाइटली लिया था, अब वो पछता रहा था। उसने रोते हुए उसे तुरंत उठाया और उसके बाद वो उसे गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगा। रास्ते में भी उसकी वाइफ बुरी तरह से कांप रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्या, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं हूं ना, उसने रोते हुए उससे कहा। इस दौरान उसने माया को मैसेज ड्रॉप किया कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
इस वजह से वो फिलहाल उससे कोई बात नहीं कर सकता है। मैसेज ड्रॉप करने के बाद वो कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसकी वाइफ को एम्स के इमरजेंसी वार्ड में तुरंत एडमिट कर लिया गया था। इस दौरान अविनाश लगातार अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहा था, जो उसे बार-बार बस यही कह रही थी कि वो अब नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी वो मन ही मन ईश्वर से यही प्रे कर रहा था कि उसकी वाइफ को कुछ ना हो, जो सोच रहा हो वो बीमारी तो बिल्कुल ना हो। इधर जहां अविनाश एक तरफ परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ भी काफी गुस्से में थी उसे लेकर। उसने अपनी वाइफ की वजह से उन लोगों को कोई आइडिया ड्रॉप नहीं किया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने वापस घर आ जाने का डिसीजन लिया। वे करीब 9 बजे तक घर पहुंच गई थी, जहां पहले से ही डिनर तैयार था। रुद्र को तो पहले ही देर से आने को बोल चुकी थी, ऐसे में उसने कोई सवाल नहीं किया था। घर पहुंचने के बाद भी वे काफी परेशान लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इस दौरान माया और उसकी माँ दोनों को ही विराज की बातें चुभ रही थी। माया की माँ जानती थी कि कुछ हद तक वो सही है, लेकिन जितना उसे गलत बोला था वो उतनी गलत भी नहीं थी। उसकी आंखों से इस दौरान आंसू छलक पड़े थे। वो बिस्तर पर बैठी थी, तभी माया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ मॉम, आप रो रही हैं? मैंने क्या से क्या नहीं किया तुम दोनों के लिए माया। न चाहते हुए भी मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी विराज का ये कहना है कि जो भी गलत हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। ये चुभता है बेटा। उसे नहीं पता मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर क्या से क्या नहीं झेला है। आज पूरे 7 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। हर वक्त इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं हमारे राज किसी को पता चल गए तो फिर क्या होगा। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले हम पकड़ी जाएंगी। लेकिन नहीं, विराज को तब भी लगता है जैसे हम तो आलीशान जिंदगी जीती हैं। अरे उसे क्या पता कि कई बार घंटों इन मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती मुझे। उसने दुखी होकर कहा। मैं समझ सकती हूँ मॉम, लेकिन भैया उस वक्त फ्रस्ट्रेट थे। उनको कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि शो तुम इतना मत सोचो। उसने झूठी मुस्कुराहट मुस्कुराकर कहा और गले से लगा लिया। हालांकि असलियत में तो माया खुद भी काफी परेशान थी। उसे भी विराज की बातें चुभी थी। लेकिन ये भी सच था कि वो दोनों माँ बेटी जिस दिन से अदिति और रुद्र की शादी हुई थी उस दिन से ही काफी परेशान थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी परेशानी अब और बढ़ने वाली है, यानी उनके घाव पर भी रुद्र और नमक लगाएगा, फिर चाहे वो ये सब कोइंसिडेंस की वजह से ही क्यों ना करने वाला था। लेकिन हकीकत यही थी कि उसकी जिंदगी में अब एक और धमाका होने वाला था। यही वजह थी कि उसने सभी फैमिली मेंबर्स को नीचे हॉल में इकट्ठा करने के लिए सभी नौकरों को बोल दिया था, जिसके बाद उनके घर का एक नौकर माया और नयनतारा के कमरे की तरफ भी बढ़ा। इधर दूसरी तरफ डिनर कर लेने के बाद माया और उसकी माँ दोनों ही अपने रूम में अपनी किस्मत का रोना रो रही थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा बजा। अब कौन है? ये लोग भी ना चैन से रोने भी नहीं देते। उसकी माँ बड़बड़ाई, रुको मैं देखती हूँ, माया ने कहा और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उनके घर का नौकर था। मेम साहब, आप दोनों को छोटे मालिक नीचे बुला रहे हैं। क्यों? वो तो मुझे नहीं मालूम, बस बोले कि उन्हें घर के सभी मेंबर्स को कुछ बताना है। ठीक है, आ रहे हैं, तुम जाओ जी। नौकर ने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ माया और माया की माँ दोनों ही रुमाल से अच्छे से मुंह पोंछती है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर वे नीचे की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ रुद्र, अदिति, अगस्त्या घर के बाकी के नौकर और दादी माँ के साथ पहले से ही हॉल में उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग शांत थे। घर में इस तरह की शांति देखकर माया और उसकी माँ को बड़ा अजीब लगा था। आखिर रुद्र को उन सबको क्या बताना है? वे दोनों यही सब सोचते हुए नीचे पहुंची। रुद्र ने एक पल उन सब की तरफ देखा और उसके बाद वो बोला, सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बिना बताए ही अदिति से शादी कर ली थी। इसकी वजह से अदिति के घर वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी हमारे इस फैसले को पहले स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है। ऐसे में हमारी शादी को तहे दिल से स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। दूसरी बात, तो अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो फिर मेरा पूरा फर्ज बनता है कि अदिति को मेरी वाइफ होने के नाते जो हक मिलने चाहिए वो सभी उसे मिले। मतलब भाई? माया ने उससे तुरंत पूछ डाला, मानो उसकी बात उसे समझ नहीं आई। मेरा मतलब, अब जब ये मेरी वाइफ है तो मैं इसे पूरे हक देना चाहता हूँ, जिनमें से पहला ये है कि अब सभी अदिति को मेरी वाइफ की तरह ही ट्रीट करेंगे। इस घर में किस नौकर को रखना है और किसे नहीं, ये सब यही डिसाइड करेगी।
घर में डिनर में क्या बनेगा और क्या नहीं, ये सब अब दादी माँ से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दादी माँ अगर स्पेशली आपको बोले तो आप उनके हिसाब से बना देना, बाकी सबके लिए अदिति के कहे अनुसार ही खाना बनेगा। इसके अलावा अगर किसी ने भी इसकी डिसरिस्पेक्ट की या कहा नहीं माना तो इसके पास सारे राइट्स होंगे कि वो किसी को भी घर से निकाल दे। यही नहीं, अब अदिति सिल्वर लाइन और उसके अंडर आने वाले सारी कंपनीज की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगी। वो इस पद को कल ही संभालेगी और इसके लिए मैंने डेली सिल्वर लाइन हेड ऑफिस में छोटा प्रोग्राम रखा है, जिसके बाद वो सबके सामने अपने पद की शपथ लेगी। वाट आर यू सेइंग? मैं इतना बड़ा पद कैसे संभाल सकूंगी? अदिति रुद्र की बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। मैंने तुमसे तुम्हारी कोई राय नहीं मांगी है। इट्स माय डिसीजन और कंपनी के चेयरमैन होते के नाते मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किसे और कौन सा पद देना है। तुम कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर रही हो, ओके? उसने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा। पर भैया, अदिति को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे इतना बड़ा पद संभाल सकेगी? माया, दोबारा बोलना यही लाइन। क्या कहा अभी तुमने? रुद्र ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। वो मैं ये कह रही थी कि अदिति इतना बड़ा पद कैसे संभाल सकेगी। अदिति, क्या मुझे बार बार कहना पड़ेगा कि तुम उसे अदिति नहीं बोल सकती हो? ये तुम्हारी भाभी है। अगर तुम्हें भाभी बोलने में शर्म आ रही है तो तुम सिस इन लो बोल सकती हो, लेकिन अदिति तो हरगिज नहीं। उसने आंखें दिखाकर जैसे ही कहा, माया ने धीमे से कहा, सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगी। गुड, तो फिर फाइनल है। मुझे आपको सबको यही कहना था कि ये प्रोग्राम कल ऑफिस में 12 बजे होगा। आप सब ऑफिस में आ जाना। कल शाम को ही घर में पार्टी होगी जिसमें बहुत सारे गेस्ट आएंगे। माया, तुम और मोम, आप दोनों उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाने का काम करेंगी, ओके? उसने माया को जैसे ही कहा, माया ने अपनी गर्दन हिला दी। हालांकि वो इस तरह के काम किसी भी हाल में करना पसंद नहीं करती थी। गुड, अब सब फाइनल हो चुका है। और हाँ, इट्स माय फाइनल डिसीजन। तो अगर अब किसी ने बकबक की या ये कहा कि ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है, हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। भला भला, तो आपको बता दूं, ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे कानों को वक्त नहीं है। और तुम मेरे साथ कल जल्दी ही का मतलब 8 बजे ही तैयार हो जाना। अदिति, मेरे साथ चलोगी? उसने अदिति की तरफ घुरकर कहा। ठीक है। गुड, ओके, नाउ यू कैन गो टू योर रूम्स। गुड नाइट। रुद्र ने अपना फरमान जारी किया था और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ माया और उसकी माँ दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कि भला रुद्र ये सब इतना जल्दी कैसे कर सकता है। यही नहीं, वो अंदर ही अंदर अब रुद्र से बहुत खफा थी। उसने उन सबको अपने रूम में जाकर सोने का कह तो दिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्हें आज रात के लिए फिर से नींद नहीं आने वाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति, उसको भी रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बिना उससे पूछे इतने बड़े पद को उसे देने की तैयारी शुरू कर दी थी, और अब तो वो चाहकर भी उसके डिसीजन का विरोध नहीं कर सकती थी। वरना उसका क्या भरोसा, वो रात को ही सबको ऑफिस में बुला लेता। रुद्र अपने कमरे में आकर अक्षरा से कल की तैयारियों को लेकर बात कर रहा था। उसने अक्षरा को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कल अदिति अपने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद का टेक ओवर कैसे लेगी, जिसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। वो कल की लगभग सारी तैयारी कर चुका था। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि जो वो चाहता था वो अब सही से हो रहा था। उसने अपने फोन को टेबल पर छोड़ दिया और उसके बाद सोफे पर रिलैक्स होने के लिए बैठा ही था कि तभी धम की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अदिति गुस्से के मारे तमतमाई हुई कमरे के अंदर घुसी। आपने मुझे कंपनी का इतना बड़ा पद देने से पहले एक बार भी सोचा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है आप जो फरमान जारी करेंगे मैं उसे मान लूंगी? भला मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? उसने क्रोधित होकर कहा। लेकिन वो चुप था। वो उसके सामने आई। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू देखकर फिर से कहा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए, मुझे जवाब चाहिए। ऐसे हर बार नहीं चलेगा। शादी से पहले तक ठीक था, लेकिन अब मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरा भी उतना ही हक है इस रिश्ते में। उसने फिर से क्रोधित होकर कहा, इसीलिए तो हक दे रहा हूँ पत्नी साहिबा। तुम्हारा तो हक है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। तो मैं बनाना चाहता हूँ ना। तुम कल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद को टेक ओवर करोगी, दैट्स ऑल। और मैं ना करूँ तो?
तो भी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सबको बोल दिया है और ऐसे में अगर तुम इस पद को टेक ओवर नहीं करोगी तो जाहिर सी बात है कि मेरी ही कंपनी में लोग मेरे ही बारे में गलत बोलेंगे, तेरे बारे में भी। आई रियली नो दैट कि तुम ये तो कभी नहीं चाहोगी कि तेरे हस्बैंड की सबके सामने बेइज्जती हो। रुद्र ने इतना कहते हुए तकिए को बिस्तर पर लगाया और सोने के लिए बिस्तर पर बैठा। आप ऐसे काम करते ही क्यों है? उसने मुंह फुलाते हुए कहा। देखो, अब निकम्मी बैठी रहोगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें अपना खुद का नाम बनाना है अदिति, और मैं ये चाहता हूँ। और वहाँ की कंपनी, उसको कौन संभालेगा? हम दोनों ही। लेकिन हम परमानेंटली तो वहाँ रह नहीं सकते ना। इवन मैं हमारे बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ऐसे में हो सकता है हमें मुंबई शिफ्ट होना पड़े। मैं अक्षरा को प्रमोट कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है और लीडरशिप क्वालिटी भी। सो हम उसे लखनऊ भेज देंगे। उसको एक अपार्टमेंट दे देंगे जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाएगी। मैं पीए किसी और को रख लूँगा। उसने मुस्कुराकर कहा, ओह मतलब आप अक्की को उधर अपने साथ नहीं रखना चाहते, और ये आपने अब तक अक्षरा को भी नहीं बताया है ना? उसके चेहरे पर इस्माइल आ गई। यही वजह थी कि इस दौरान वो भूल चुकी थी कि वो उससे गुस्सा थी। तभी वो बोला, हाँ तुमने सही कहा, मैंने अक्की को इसके बारे में नहीं बताया है। वो पिछले 2 साल से मेरी पीए है। लड़की में काफ़ी दम है, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर प्रमोट नहीं किया था। वजह साफ थी, मैं जानना चाहता था कि एक ही पद पर 2 साल तक बने रहना और उससे भी कम टैलेंटेड लोगों का कंपनी में प्रमोशन होना क्या उसको खलता है? तो मैंने देखा उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पीए होकर भी सब काम कर रही थी। बावजूद इसके उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, बल्कि वो एन्जॉय कर रही थी। अक्की ऑफिस में बोरिंग से भी बोरिंग पर्सन को हँसा सकने की काबिलियत रखती है। वो काम की जगह को स्ट्रेस फ्री कर देती है और उसकी ये क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है। और उस लड़की को लगता है मैं उसके इस तरह के बिहेवियर को पसंद नहीं करता। वो हंसते हुए बोला, तो फिर बता दीजिए ना उसे किसी दिन कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है। हाँ, ऐसा करूँगा, लेकिन कल नहीं, 2 दिन बाद उसका बर्थडे है, तब उसको सरप्राइज़ दूँगा। उसने मुस्कुराकर कहा। इस दौरान अदिति उसको एक पल फिर से देखती है। उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, तो वहीं प्यार भी, क्योंकि भले ही लोग उसे कितना भी खड़ूस क्यों ना बोल ले, उसके लिए उसकी कंपनी में काम करने वाला हर एक सदस्य फैमिली मेंबर के जैसा ही था। वो यही सब सोच रही थी, तभी रुद्र लेट गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब क्या सोच रही हो? कल के लिए तैयार हो जाना, और हाँ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसके बाद अदिति बोली, ठीक है, हो जाऊंगी, लेकिन मुझे आप अच्छे से बताएंगे कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें बकायदा एक आदमी दूंगा। मुझे आदमी नहीं चाहिए, कोई लड़की दे देना आप। हाँ हाँ, आदमी मतलब एक एम्प्लॉय दे दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं कोई लड़का तुम्हारे साथ काम करने के लिए दूंगा? उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मुझे चाहिए भी नहीं, एक आप ही काफी है। उसको भी झेला नहीं जा रहा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कहा? जरा जोर से बोलो ना। कुछ नहीं कहा जनाब, बस बोल रही थी कि आज दिन में मम्मा का कॉल आया था। बोल रही थी कि हम दोनों उनसे मिलने के लिए जाए, 1 हफ्ते के लिए। वो मैं आपको बताने ही वाली थी कि आपने तो बस ये बम फोड़ दिया। उसने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो जा नहीं सकूंगा, तुम अगस्त्या को अपने साथ ले जाना। बस कल एक बार तुम पद को टेक ओवर ले लो। भला ये क्या बात हुई? आप अपने ससुराल में गलत इंप्रेशन डालोगे क्या? तो क्या करूं यार, काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं परसों चली जाऊंगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अक्की के साथ चली जाना ना, उसे भी तो 2 दिन बाद भेजूंगा मैं। उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, एज योर विश। उसने कहते हुए आंखें मूंद ली। आज वो काफी थक गया था। वो सोने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने टेबल से फोन को उठाया और उसके बाद बोला, हेलो। क्या? लेकिन कैसे? हाँ मैं आ रहा हूँ, बस अभी। अरे रो मत, सब सही हो जाएगा, बस अभी आया। उसने कॉल कट करते हुए कहा और उसके बाद अपनी हैंड वॉच को उसने जल्दी से अपने हाथ में पहना। क्या हुआ? किसका फोन था? और इतना जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ, इट्स वेरी अर्जेंट। उसने अपने फोन को जेब में डाला और बाहर निकल गया। अरे रुकिए तो, मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। वो तेजी से चलते हुए सीढ़ियों से उतर गया और उसके बाद उसने तुरंत अक्षरा को कॉल लगाया। इस दौरान उसने गाड़ी की चाबी भी जल्दी से रूबल से ली और बाहर निकल गया।
इधर दूसरी तरफ इस तरह से बिना बताए उसके जाने की वजह से केवल अदिति ही नहीं बल्कि उसके घर के सभी सदस्य शौक थे कि भला वो इतना जल्दी कहाँ चला गया, क्योंकि जल्दबाजी में निकलते वक्त उन लोगों ने उसके चेहरे पर शिकन देखी थी। वो परेशान सा था। अगले दिन दोपहर के 12 बज रहे थे। रुद्र के ऑफिस में करीब 100 लोग इकट्ठा थे, जिनमें उसके ऑफिस के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि उसकी फैमिली के भी सभी मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें माया और उसकी माँ भी थी। हालांकि रुद्र ने माया को इस दौरान कह दिया था कि अदिति के पद को टेक ओवर करने के तुरंत बाद वो दोनों घर चली जाए, क्योंकि शाम को उनके घर पर पार्टी थी और उसकी तैयारी को देखने का काम उसने उन दोनों को ही दिया था। इधर ऑफिस में सब तैयारी की जा चुकी थी। ऑफिस की मीटिंग हॉल में एक बड़ी सी टेबल को लगाया गया, जहाँ पर अदिति को उसका पद टेक ओवर लेना था। इस दौरान रुद्र सबके सामने आया। हॉल में सब तालियां बजाने लगे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। गाइज, मैं आपको अब क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये कि मैं बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह आप सब जानते ही हैं। इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद तब से खाली था जब से हमने इस कंपनी को बनाया था, और मेरे दिमाग में उसी पल से ही एक ख्याल था कि इस पद को मैं उसी को दूंगा जो मेरे लिए बेहद खास होगा। और अब वो खास इंसान कोई और नहीं बल्कि माई वाइफ अदिति है। अदिति। हाँ, ये भी एक ताज्जुब की बात है कि मैंने किसी को भी इसके बारे में पहले नहीं बताया था और बिना बताए हमने शादी कर ली थी। हम दोनों बचपन से ही प्यार करते थे, पर समहाउ हम अलग हो गए। फिर जब मिले तो सोचा अब शादी करते हैं, और वही हुआ। इसके आने के बाद सब कुछ सपने के सच होने के जैसा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। अब ये मेरी जिंदगी में है। मैं हमारे पर्सनल रिश्ते को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और अब इसका पहला स्टेप ये है कि आज से ये आपकी कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेगी। उसने जैसे ही कहा, सब जोर जोर से एक बार फिर से तालियां बजाने लगे। वो सब खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर रुद्र को भी काफी अच्छा लग रहा था। तभी उसने अदिति को बुलाया। अदिति, प्लीज कम हियर। जिसके बाद अदिति उन सबके सामने आई। उसने साड़ी और कोट पहन रखा था। वो बेहद सुंदर लग रही थी। रुद्र ने उसे फाइल दी, जिसके बाद उसने खड़े खड़े ही फाइल पर रखी फ्लैश को अपने हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो मैं इस कंपनी के डायरेक्टर और मेरे हस्बैंड रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप सबने उनके इस फैसले का समर्थन भी किया। आशा करती हूँ मैं अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। इसी के साथ ही मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अदिति रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद की गरिमा को बनाए रखूंगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दिल से निभाऊंगी। मैं इस पद का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगी, और यही नहीं, कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने के लिए यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज की ही तरह पूरी मेहनत करूंगी। मैं इस पद का टेक ओवर एक एम्प्लॉय की तरह ही लेने जा रही हूँ, ना कि इस कंपनी के डायरेक्टर की वाइफ के रूप में। और यही नहीं, मैं आप सबसे भी यह दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप सब भी मुझे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करें, ना कि एक डायरेक्टर की वाइफ के रूप में। इससे मेरे लिए भी एक अलग पहचान बनाने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके बाद अपने पद फाइल पर साइन करते हुए टेक ओवर कर लिया। इधर दूसरी तरफ माया और उसकी माँ अपने दांतों को गुस्से के मारे पीस रही थी, तो वहीं बाकी के लोग खुशी के मारे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। रुद्र ने सबके सामने ही मौके का फायदा उठाते हुए उसके गले लगाया और उसके बाद उसे विश किया, जिसके बाद बारी बारी में सबने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, सिवाय माया और उसकी माँ के। हालांकि माया की माँ ने मन ही मन ये तय जरूर कर लिया था कि आज वो अपना दांव जरूर खेलेगी, क्योंकि कल रात को हॉस्पिटल में जाने के बाद ही सही अविनाश ने अपना प्लान विराज को बता दिया था। आज शाम को घर पर होने वाली पार्टी में विराज अपना दांव खेलने वाला था। शाम हो चुकी थी। रुद्र के घर में आज खूब चहल पहल थी। उसने अपने करीबी दोस्तों और बाकी के लोगों को अदिति के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने की खुशी में पार्टी में बुलाया था। इस दौरान वो दोनों ही सभी गेस्ट्स को अच्छे से वेलकम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ के चेहरे पर भी एक अलग ही तरह की खुशी थी। उन दोनों ने ही अपने प्लान को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इस दौरान माया की नज़र अपनी माँ पर पड़ी। वो उसकी तरफ गई और उसने उसे रोका। मॉम,
पोस्टमैन कब तक आएगा? मेरी बात हो गई है, वो आधे घंटे के भीतर आ जाएगा, फिर देखना इस पार्टी में क्या होता है, उसने मुस्कुराकर कहा। गुड। माया ने इतना कहा और उसके बाद आसपास का जायजा लेने लगी। प्लान उसने अच्छे से तैयार कर लिया था। ऐसे में उसने इधर-उधर देखा। रूबल को गेस्ट लोगों के खाने के इंतजाम को अच्छे से देखने को बोला गया था। घर के बाकी के नौकरों में मनु बाहर का काम कर रहा था, तो वहीं एक मेड का काम था कि वो रुद्र के आसपास ही रहे। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो तुरंत उसे बुलाकर अपना कोई काम करवा सकता है। तो वहीं सुजान का काम था आने वाले गेट्स की गाड़ियों को अच्छे से पार्क करवाना और बाकी सबको मैनेज करना। ऐसे में माया जानती थी कि अगर पार्सल आया तो उसे रिसीव भी सुजान ही करेगा। यही वजह थी कि उसकी नज़र उसी पर ही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था, वो बाहर इधर-उधर टहल रही थी। इस दौरान उसकी हार्ट बीट्स भी काफ़ी ऊपर थी। हालांकि वो जानती थी कि अगर पार्सल रुद्र के नाम आया तो निस्संदेह वो रुद्र के पास ही जाएगा। लेकिन अगर कहीं सुजान ने पार्सल को खुद रुद्र को देने की बजाय पहले ही रूबल या किसी और को दिखाया तो हो सकता है वो उसे अपने पास ही रख ले। यही सब सोचकर माया को अजीब लग रहा था। तभी कुछ ही देर में पोस्टमैन उधर आ गया। उसने माया के कहे अनुसार पार्सल को सुजान के हाथ में दिया, जिसके बाद उसने पार्सल को इधर-उधर से देखा और चलते हुए अंदर आ गया। इधर दूसरी तरफ रुद्र मेहमानों के साथ बात कर रहा था। तभी अदिति वहां से रूम की तरफ उसे बिना बताए चली गई। कुछ ही देर में एक लेडी आकर उसके साथ बात करने लगी। उसके बात करने के तरीके से ही लग रहा था कि जैसे वो उसकी कोई खास बिजनेस पार्टनर है। वो उससे हाथ मिलाती है और कई देर तक बात करती है, जिसके बाद वो मुड़कर इधर-उधर अदिति को देखने लगा। इसी दौरान सुजान उस पार्सल को लेकर उसके पास आया। वो एक छोटा सा पार्सल था। रुद्र के पास आकर उसने कहा, सर, वो आपके लिए किसी ने पोस्ट ऑफिस से पार्सल भेजा है। किसने? सर, आप ही देख लीजिए ना, उसने पार्सल थमाते हुए कहा। जिसके बाद उसने उस पार्सल को देखते हुए उसके ऊपर लिखे नाम को पढ़ा, विवेक सिंह। ये कौन है? चलो ओपन करके देखता हूँ। वो भीड़ से साइड में आया और उसके बाद उसने चलते चलते ही पार्सल को ओपन करना शुरू कर दिया। उसने ऊपर की लेयर को हटाया और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। उसने इस दौरान इधर-उधर नज़र घुमाई। उसे अदिति कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसने अपनी बाहों को ऊपर किया और दौड़ाता हुआ सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर चला गया। उसने गुस्से में दरवाज़ा खोला। अदिति! उसने गुस्से में ज़ोर से अदिति को आवाज़ दी। अदिति जो अपने रूम में थी, वो चौंक गई। आखिर पार्सल को देखने के बाद रुद्र का क्या रिएक्शन होगा? क्या वे दोनों माँ बेटी अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ, जिसका अगला भाग बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।